तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को जो है आपको अपने कॉपी में नोट कर लेनी है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों लगातार जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो है प्रत्येक क्लासेस की जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों को भी कह दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, आप हमारे स्क्रीन पर देखें तो लिखा है कि ऑटोगैमी के लिए अनुकूल है। तो देखिए, ऑटोगैमी के लिए जो अनुकूल होता है वो होता है हेमोगैमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। अगला है कि एनिमोफैली में परागकण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वायु परागण होता है, वायु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, कीट के माध्यम से और जानवर के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमोफैली जो है ये परागकण जो है किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु के द्वारा होता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा VBI है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया है 43 नंबर का। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंटोमोफैली में परागकण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, यह जो है कीट के द्वारा होता है। याद रखेंगे कि एनिमोफैली जो है ये वायु के द्वारा होता है और एंटोमोफैली जो होता है ये कीट के द्वारा होता है। इसको याद रखेंगे, कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी पुष्प में अगर परागकोश और वर्तिकाग्र जो है एक साथ परिपक्व हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम हेमोगैमी कहते हैं। देखिए, हेमोगैमी क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताया है और साथ ही इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होते हैं। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, श्रेष्ठ संतति होते हैं। इसके परिणाम जो है, देखिए, पर परागण क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूजफुल होता है, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं ना, इसकी जो उत्पत्ति इसके जो संतति होती है वो काफी श्रेष्ठ होता है, यानी कि सबसे अलग होता है और श्रेष्ठ रूप में हो जाता है। तो ये जो हैगा, तो इसका जो लाभदायक क्योंकि होगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रेष्ठ संतति के उत्पन्न होने से जो है यह लाभदायक होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, श्रेष्ठ संतति। अगला है, यदि कोई पुष्प जो है चमकीला रंग का हो या तथा जो है नेक्टर सार्वित करता है तो यह जो है संभवतः होगा। देखिए, कोई पुष्प जो है, कोई फूल जो है चमकदार है, यानी कि चमकीला रंग का है, और तथा उसका जो नेक्टर सार्वित करता है तो वह जो है संभवतः किस प्रकार से होगा। तो ये दोस्तों, यह जो है कीट द्वारा जो है परागित होता है। तो ये पौधे क्या होते हैं, ये पुष्प जो होते हैं ये कीट द्वारा जो है परागित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को कहते हैं। तो देखिए, परागकण, अगर परागकण है, समझिएगा कि एक ही पौधे का परागकण और उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं जेनिटोगैमी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो है डिकोगैमी कहते हैं। ठीक है, डिकोगैमी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है कि एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं प्रोटोगैनी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। अगला है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। तो किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण होता है मक्का, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है कि परागण में लेवर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, परागण में जो है लीवर, ठीक है, मैग्नीज्म, लीवर मैग्नीज्म जो है किस में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है
मैक्सिमम जो है ये किस में पाया जाता है, ये चारों को ऑप्शन दिया गया और ये चारों ऑप्शन काफ़ी वीवीआई है, लेकिन यहाँ पे जो है पूछा गया है कि लेबर मैग्नेटिज्म किस में पाया जाता है, परागण में। तो यहाँ पे देखिए ये तो ये पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो फ्लाइकल है ये भी नहीं होगा, तीसरा गेहूँ है ये भी तो हरगिज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि चौथा नंबर दिया है सिल्विया, तो यही हो जाएगा, ठीक है, साल्विया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सेशंस को उकसाता है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा दोस्तों, परागण के सभी पुष्प अंगों को, ठीक है, परागण जो है सभी पुष्प अंगों को जो है अबसेशंस को जो है वो उकसाता है। इसका अपवाद स्वरूप क्या होगा, तो अपवाद स्वरूप जो है वो पिस्टिल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, पिस्टिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वपरागण के लिए एक पुष्प का होना चाहिए। तो यहाँ पे है कहता है स्वपरागण के लिए एक ही पुष्प होना चाहिए। तो वो कब होता है, जब वह पौधे जो है द्विलिंगी होते हैं, वह पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं, तब ऐसा प्रक्रियाएं होती है, यह संभव हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, द्विलिंगी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि आवर्ती बीजी में निषेचन होता है। तो आवर्ती बीजी में निषेचन कहाँ होता है, भ्रूणकोश में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अगला है कि निषेचन के बाद बीज की बीज, ठीक है, बीज के बीज आवरण किस में बनते हैं। तो ये होता है इंटेगैमेंट्स में, ठीक है, इंटेगैमेंट्स में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक होता है। तो परिपक्व ओव्यूल जो है ये काफ़ी आवश्यक होता है। अगर परिपक्व ओव्यूल नहीं हो, ठीक है, ये पूरी तरह से ओव्यूल जो है परिपक्व ना हो, और क्या उसमें फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, यानी कि निषेचन हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि निषेचन के लिए जो आवश्यक होता है वो होगा परिपक्व ओव्यूल। ऑप्शन नंबर आपका 20 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होते हैं। तो प्राग नलिका में क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है, दो मेल जायगोट होते हैं, इसको याद रखेंगे, दो मेल गैमीट होते हैं, इसको याद रखेंगे। और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, और ये जो 57 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इस बार 100% टच होगा, और इसको आप लिख लीजिए। और दोस्तों इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बायोलॉजी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, वे सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है एक जगह पर जो है इकट्ठा जो है कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, और रिवीजन के वक्त जो है सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से जो है आप लोग रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी बायोलॉजी की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो दोहरा निषेचन में जो है एक नर युग्म का एग के साथ और दूसरा जो है नर युग्म का जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ जो है निषेचन होता है। तो ये हो जाएगा दोहरा निषेचन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे 58 का। अगला क्वेश्चन दिया गया दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, दोहरा निषेचन जो है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री और सभी आवर्ती बीजी का जो है यह उदाहरण होता है। एक बीजपत्री में भी दोहरा निषेचन होता है, और एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और सभी आवर्ती बीजी जो होते हैं उसमें भी दोहरा निषेचन होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सभी जो है विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए सही आंसर होगा। अगला है कि त्रिसंचयन है। तो त्रिसंचयन क्या होता है कि एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ जो है एम्ब्रियो सैक में संचयन होना। तो यह जो है त्रिसंचयन है। इसको ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। इसको याद रखेंगे कि एक नर युग्मक का दो केंद्रक और ध्रुव केंद्रक के साथ जो है एम्ब्रियो सैक में संचयन होगा, वो जो है त्रिसंचयन कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण के मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कहता है कि परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में जो है परागण में मदद करता है। तो परागण में कौन मदद करता है, Ca++ मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। दोहरा निषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन में जो केंद्रक होते हैं उसकी संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा 5। अगला है कि परागकण में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीजन, ठीक है, या ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। तो देखिए परागकण में जो ऑक्सीजन
उपस्थित होता है, यह जो है क्या करती है, प्रगनली में एवं अंडाशय में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और यह जो है क्या होता है कि यह काफ़ी चिपचिपा होता है, और यह क्या होता है कि सभी परागकणों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और ये जो है चिपक जाता है, जिससे क्या होता है कि ओव्यूल्स और फर्टिलाइजेशन में ये हेल्पफुल मतलब हेल्प करता है, और ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर देना होगा कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो प्रगनली और अंडाशय में जो है यह वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर आज ए जो है सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। अगला है किसमें जो है इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोस हो जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये अरावली बेर में, ठीक है, अरावली बेल, जिसको हम कहते हैं फैटे टैप्स, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा नारियल यानी कि डाब में निहित दुधिया जल है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिंदास होकर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हरा नारियल कहता है डाब में, ठीक है, हरा नारियल जो है डाब में जो है निहित जो दुधिया जल होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीजनरेटेड लिक्विड फ्री नेक्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी संख्या कितनी होगी, यानी कहता है सेनेरेराइट्स का जो है, ठीक है, सेनेरेराइट्स का जो है संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 14 है, और यहाँ पे कहता है सेनेरेराइट्स का कितना है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका जो है हमेशा दुगुना होता है, याद रखेंगे। अगला है मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं, तो मक्का में जो है प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को हम कहते हैं एल्यूरोन भित्ति, ठीक है, एल्यूरोन भित्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 नर युग्मक बनते हैं। अगला है एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे दोस्तों, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भ्रूण विभाजन या भ्रूण विज्ञान के जनक है, देखिए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वार्नवीर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि आर्लिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबाइलेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है स्ट्रोबाइलेथस कुथुलियाना यानी कि नीला कुंजरी 12 वर्ष में एक बार जो है पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तो देखिए यह जो होगा केरल एवं कर्नाटक में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि नीला कुंजरी जो है 12 वर्ष में एक ही बार वो पुष्पीकृत से गुजरता है, जो कि 2006 ईस्वी में सितंबर या अक्टूबर महीने में जो है यह पुष्प लगा था, और यह जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा होता है, अधिकतर केरल और कर्नाटक में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल एवं कर्नाटक, याद रखेंगे, यह काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जेरेटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से होता है, तो जेरेटोलॉजी का जो तात्पर्य होता है वह एजिंग से होता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका अच्छे से याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडोस्पर्म द्वारा किसके पोषक दिया जाता है, यानी कि इंडोस्पर्म द्वारा जो है किसे पोषण दिया जाता है, तो दोस्तों यह भ्रूण को पोषण दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भ्रूण में किसके द्वारा जो है पोषण दिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि स्पर्म, ठीक है, भ्रूण से जो है स्पर्म के द्वारा जो है भ्रूण को पोषण मिलता है, या भ्रूण में जो है इंडोस्पर्म द्वारा जो है पोषण प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है, तो इसका आंसर दोस्तों यह हो जाएगा रैटल स्पर्म, ठीक है, रैटल सर्प होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस जो है किसमें पाया जाता है, यह जो दोस्तों यह होता है स्पोरोसिट्स एवं रेडिया लार्वा में, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि नर
अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक द्रुपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फैसियोला। ठीक है, फैसियोला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसमें जो है तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीराटियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन के प्रजनन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी में क्या होता है कि बिना निषेचन के द्वारा ये जो है प्रजनन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है। तो ये होता है प्रजनन अवस्था आता है। यौना अवस्था के बाद क्या होता है, प्रजनन अवस्था आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 4 गो क्रम दिया गया है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे पहला दिया है कि युग्मक जनन, संयुग्म, भ्रूण जनन और युग्मज। और दूसरा दिया है युग्मज, युग्म जनन और युग्मज, भ्रूण जनन। और तीसरा दिया है युग्म जनन, संयुग्म, युग्म और भ्रूण जनन। ये जो क्रम है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये बीआई है और यह जो है क्रम आपका राइट है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और दोस्तों यह जो क्रम है ना, इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है। साथ ही दोस्तों इस क्रम के अनुरूप जो है आपको सब्जेक्टिव में इसको पढ़ लेना है। ये काफ़ी बीबीआई इस बार सब्जेक्टिव दोनों में ये सवाल जो है पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शब्द, ठीक है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसाइकस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तोता का सबसे अधिक उम्र है 140 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, तोता जो है 140 वर्ष तक जो है जीवित रह सकता है, उसकी जीवन काल की अवधि है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है द्विलिंगी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नारियल। नारियल एक ऐसा पौधा है जो कि द्विलिंगी है, इसको अच्छे से रखेंगे। इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है 45 क्वेश्चन बताए हैं। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।